guys, welcome back to the Topper Squad Mission 100 out of 100 in Class 12 Political Science. This is one shot strategy. Plan development plus backlog blaster. We are going to complete chapter 3 today and we will do backlog blaster today. So chapter 3 chapter 3 politics of plant development, class 12 political science, a comprehensive one shot lecture. So without wasting our time, we will just move on to the conflict of Odisha, what we have studied yesterday. Now, case study the Odisha. What we have studied yesterday, development involves political contestation. The Odisha case highlights the perfectly. देखो जो पॉलिटिकल कंटेंसेशन जो मैंने आपको बताया था, इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है. So development involves political contestation. The Odisha case highlights this perfectly. मतलब ये बता रहा है कि मैंने आपको बताया था कि ओडिशा में बहुत सारे आयरन और रिजर्व्स है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने साइन करवाया था क्या था वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOUS, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करवाई गई थी फॉर स्टील प्लांट्स, ठीक है. फिर कॉन्फ्लिक्ट क्या था? कॉन्फ्लिक्ट ये था कि जो लोकल ट्राइब्स है, जो वहाँ रह रहे हैं, जहाँ पे आयरन और डिपॉजिट है, वहाँ पे जो रह रहे हैं, तो वो फियर कर रहे थे कि वो यहाँ से डिस्प्लेस ना हो और वो अपना जो लाइवलीहुड है वो ना खोए. पर क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस होना पड़ा उन्हें. इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट और लोकल ट्राइब्स दोनों सफ़र करें. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते थे कि इन्वायरमेंट को डैमेज भी ना हो, इन्वायरमेंटल डैमेज ना हो, डिग्रेडेशन ना हो और हमारा काम भी बहुत अच्छे से हो जाए. तो ये चाहते थे इंडस्ट्रियलिस्ट, और लोकल ट्राइब्स ये चाहते थे कि वो लोग डिस्प्लेस ना हो. तो ये दोनों अब फॉर एग्जांपल MCQs में आपसे पूछ लिया गया कि हु सफर्ड इन दिस, तो आप अगर आपके पास आया A ऑप्शन लोकल ट्राइब्स, B ऑप्शन इंडस्ट्रियलिस्ट और C बोथ, तो आप C बोथ पे टिक लगाओगे. क्यों? क्योंकि दोनों ने सफ़र किया. इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्यों किया? क्योंकि वो इन्वायरमेंटलिस्ट डैमेज नहीं चाहते थे, और जो लोकल ट्राइब्स वो क्यों सफ़र हुए? क्योंकि वो डिस्प्लेस हो रहे थे, ठीक है, और वो अपना लाइवलीहुड नहीं खोना चाहते थे, ठीक है. फिर हमने कंक्लूजन में यही पढ़ा कि जो चॉइसेस होती हैं वो एक पॉलिटिकल चॉइस होती है. मतलब डेवलपमेंट इज़ अ पॉलिटिकल चॉइस, नॉट जस्ट अ टेक्निकल वन. मतलब जो डेवलपमेंट है वो एक पॉलिटिकल चॉइस है, एक टेक्निकल चॉइस नहीं है, टेक्निकल वन नहीं है, ठीक है. तो ये हमने कब पढ़ा? ये हमने कल पढ़ा था, यस्टरडे पढ़ा था. फिर हमने ये तुम लोग पूछे थे ना, व्हाट इज पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, तो वो अब मैं ले आई. देखो क्या होता है पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, ठीक है. तो अब देखना, देखो पॉलिटिकल ये क्या है? Contestation means different sections of society have different interests and versions of development. देखो डेवलपमेंट का ना कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है. डेवलपमेंट अलग लोगों के, मतलब डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है. तो डेवलपमेंट क्या करती है? डेवलपमेंट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो पॉलिटिकल कंटेस्टेशन यही बोलता है कि जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है हैव डिफरेंट visions, different interest and visions for the development. किसी का ये विजन होगा कि हमारे देश में ये होना चाहिए, इसको डेवलपमेंट कहेंगे. किसी का ये होगा कि हमारे देश में मेट्रो होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसको डेवलपमेंट कहेंगे. हमारे देश में मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए, उसको डेवलपमेंट कहेंगे. तो हर एक सोसाइटी, हर एक पीपल का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, अलग अलग व्यू पॉइंट होता है वर्ष देखने का, ठीक है, वेरिएशंस होते हैं, ठीक है, ऑफ डेवलपमेंट. तो इसलिए हम कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं बोल सकते डेवलपमेंट के लिए. तो देखो अब लिखा है फॉरेन इंडस्ट्रियलिस्ट डेवलपमेंट इज अ स्टील प्लांट. जैसे हमने आयरन और रिजर्व्स में देखा, ओडिशा में इतना बड़ा आयरन हो रहा है, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो चाहते हैं कि वहाँ पे स्टील प्लांट हो, इसलिए वो MOU साइन किया, स्टेट गवर्नमेंट ने साइन किया है, ठीक है. तो जिससे वो चाहते हैं कि वहाँ पे स्टील प्लांट हो, तो उनके लिए ये डेवलपमेंट होगा. और ट्राइबल पीपल के लिए ये डेवलपमेंट होगा कि वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके,
ठीक है। तो ट्राइबल डेवलपमेंट क्या होगा कि वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, तो इसलिए सबके जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए वहाँ पे स्टील प्लांट लगाना एक डेवलपमेंट हो गया, ट्राइबल कम्युनिकेशन मतलब ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना एक डेवलपमेंट हो गया। तो development vary from person to person. So in a democracy these decisions require public consent, मतलब पब्लिक से भी उनको पूछना चाहिए, एंड अ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स फाइनल जजमेंट, ठीक है। तो उन्हें क्या करना चाहिए, अब डेवलपमेंट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये हमें पता है। तो इसलिए जो डिसीजंस हैं वो पब्लिक के मतलब जो भी आपने डिसीजन लिया पहले वो पब्लिक के सामने लाओ, पब्लिक को बताओ, पब्लिक को अच्छा लगेगा, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो हमने रिप्रेजेंटेटिव्स जिसको हमने वोट किया उनको अच्छा लगेगा, तो फिर वो फाइनल जजमेंट होकर फिर वो पॉलिसी पास हो जाएगी या जो भी होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। समझ में आया? डन, वेरी नाइस, ओके। देन द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, देखो डेवलपमेंट मैं ये नहीं बोल सकती, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि डेवलपमेंट डजेंट मीन की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दूँ, क्योंकि ट्राइबल पीपल के लिए फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक डेवलपमेंट हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए स्टील प्लांट लगाना एक डेवलपमेंट हो गया। तो हर इंसान के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होता है। तो इन द फर्स्ट डिकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस द वर्ल्ड यूज द वेस्ट एज द स्टैंडर्ड। तो जब हमारे देश को जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे, दैट इज 15 अगस्त 1947 में, जब हमारे देश को ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे, हमारे देश को जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे, तो हमने क्या अडॉप्ट किया था, हमने जो वेस्ट का जो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट जो बोल रहे थे वो मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो इन द फर्स्ट डिकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस द वर्ल्ड यूज द वेस्ट एज द स्टैंडर्ड, मतलब द वर्ल्ड यूज द वेस्ट एज अ स्टैंडर्ड हमने यूज किया। द डेवलपमेंट मेंट मॉडर्नाइजेशन बिकमिंग लाइक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, मतलब अब ये उस समय जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो हमने वेस्ट को एज अ स्टैंडर्ड माना था और उसी के हिसाब से हमने डेवलपमेंट किया था, ठीक है। तो डेवलपमेंट उनके हिसाब से, मतलब अब हमने उनको अडॉप्ट किया तो अब उनके हिसाब से हम चलेंगे, तो उनके लिए मॉडर्नाइजेशन तो हमारे लिए भी मॉडर्नाइजेशन। तो डेवलपमेंट में मॉडर्नाइजेशन मतलब कि इंडिया चाहती थी कि वो बन जाए, इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री बन जाए, बहुत सारे इंडस्ट्रीज हो, स्टील प्लांट लगे, आयरन होर हो, ये सब। चाहिए तो डेवलपमेंट मेंट इन मॉडर्नाइजेशन बिकमिंग द इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज। It involved growth, scientific rationality and maternal process। मतलब ये इन्वॉल्व करता है ग्रोथ, क्या बोलते हैं, ग्रोथ, मैटरनल प्रोसेस, progress and scientific rationality. India had two models to choose from: लिबरल कैपिटलिस्ट एंड यूएसए वर्सेस सोशलिस्ट यूएसएसआर। देखो इंडिया के पास दो चीज़ें थी, इंडिया के पास कौन कौन सी दो चीज़ें थी, या तो वो कैपिटलिस्ट को अडॉप्ट करे या तो वो सोशलिस्ट को अडॉप्ट, यूएसएसआर की सोशोलॉजी अडॉप्ट करे या यूएसए की सोशोलॉजी अडॉप्ट करे, मतलब कैपिटलिस्ट अडॉप्ट करे या सोशलिस्ट अडॉप्ट करे। तो इंडिया ने क्या चूज़ किया, इंडिया थोड़ी सी टिल्टेड थी सोशलिस्ट की तरफ, जो इंडिया के लोग थे वो ज़्यादा बोल रहे थे कि हम सोशलिस्ट, जैसे मैंने आपको यस्टरडे बताया था कि हमने जब एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पढ़ा था, तो यूएसएसआर में क्या हुआ था, यूएसएसआर में पहले मोनार्की थी, फिर लोगों ने प्रोटेस्ट कर फिर सोशलिस्ट गवर्नमेंट लाई, ठीक है। तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट रखती थी, ठीक है। तो हमने क्या अडॉप्ट किया, हमने सोशलिस्ट अडॉप्ट किया। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग मेजॉरिटी में सोशलिस्ट, मतलब ज़्यादातर लोग बोल रहे थे कि सोशलिस्ट अडॉप्ट करें, और जो हम लीडर थे जवाहरलाल नेहरू वो भी सोशलिस्ट के ही फेवर में थे, ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि कैपिटलिस्ट हो। देखो अगर प्राइवेट प्लेयर आ गया तो प्राइवेट प्लेयर होगा, तो अब जो पावर्टी आपको हटानी है, जो पावर्टी
गवर्नमेंट हटाना चाहती है, जो डेवलपमेंट गवर्नमेंट करना चाहती है, अगर वो प्राइवेट प्लेयर हो तो वो नहीं हो पाएगा। प्राइवेट प्लेयर क्या चाहेगा? प्राइवेट प्लेयर सिर्फ अपना प्रॉफिट चाहेगा, दूसरों का प्रॉफिट नहीं चाहेगा। तो प्राइवेट प्लेयर सिर्फ अपना प्रॉफिट चाहेगा, तो इसलिए सोशलिस्ट आए। क्यों सोशलिस्ट गवर्नमेंट आई? क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथों में होगी। सारी हमें कुछ करना है तो हम गवर्नमेंट से परमिशन लेके कर सकते हैं। और अगर तो यही गवर्नमेंट पावर्टी भी हटा सकती है। ये गवर्नमेंट अपना प्रॉफिट नहीं, दूसरों का प्रॉफिट भी देखेगी। ठीक है, पावर्टी हटाएगी, लोगों का वेलबींग करेगी, लोगों का डेवलपमेंट करेगी। ठीक है, तो ये अब आपको रिलेटेबल लग रहा है कि हम थर्ड चैलेंज से रिलेट कर पा रहे हैं। हमने फर्स्ट तो मैंने आपको यस्टरडे ही बताया था कि जो थर्ड चैप्टर है, ये जो चैप्टर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट, ये थर्ड चैलेंज है। जो हमने 3 चैलेंजेस पढ़े थे चैप्टर 1 में, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में, उसका थर्ड चैप्टर थर्ड चैलेंज से रिलेटेड। अब आपको रिलेटेबल लग रहा है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, वेलबींग कर रहे हैं ऑफ द एंटायर सोसाइटी। ओके, ठीक है। फिर हमने सोशलिस्ट अडॉप्ट किया, क्योंकि जो ज़्यादातर अब आपको पता चल गया सोशलिस्ट क्यों अडॉप्ट किया हमने। ठीक है, क्योंकि देखो 20%, अब कुछ लोग बोलेंगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट की है हमने। देखो मिक्स्ड हमने अडॉप्ट की है, ठीक है, नो डाउट कि हमने मिक्स्ड नहीं अडॉप्ट किया, पर जो कैपिटल है सिर्फ 20%, मतलब सिर्फ 20% चाहते हैं, मतलब सिर्फ हम 20% कैपिटलिस्ट की तरफ है और 80% सोशलिस्ट की तरफ, मतलब थोड़ा सा सोशलिस्ट पे ज़्यादा टिल्टेड है हम लोग, मतलब सोशलिस्ट पे ज़्यादा टिल्टेड है, इसलिए मिक्स्ड, हाँ मिक्स भी बोल सकता है, नो प्रॉब्लम, पर सोशलिस्ट पे ज़्यादा टिल्टेड है। हाँ, MCQs आ सकता है कि जैसे कि इंडिया अडॉप्टेड विच इकोनॉमी, तो या तो आएगा कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट या मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आप क्या क्या मार्क करोगे? मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी आप मार्क करोगे। क्यों? क्योंकि 20% कैपिटलिस्ट है और सोशलिस्ट 80% है, तो मतलब मिक्स्ड ही है। ठीक है, पर टिल्टेड वो ज़्यादा किसकी तरफ है? सोशलिस्ट की तरफ। ठीक है, तो इंडियाज कॉन्सेंसस डेवलपमेंट मस्ट मीन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इंडियाज कॉन्सेंसस डेवलपमेंट मस्ट मीन इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस सोशल जस्टिस, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। अब सोशलिस्ट आ गया है, ज़्यादा कैपिटलिस्ट नहीं है तो सोशलिस्ट है, तो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ होगी, गवर्नमेंट के हैंड पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ होगी, तो गवर्नमेंट लोगों का वेलफेयर, लोगों का डेवलपमेंट, कंट्री का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल जस्टिस को अच्छे से देख पाएगा। ठीक, समझ में आया? डन। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब लेफ्ट वर्सेस राइट हमने आइडियोलॉजी कल पढ़ी थी, याद है? कल हमने पढ़ा था लेफ्टिस्ट विजन और राइटिस्ट विजन। लेफ्टिस्ट विजन और राइटिस्ट विजन याद है किसी को? लेफ्टिस्ट विजन, तो लेफ्टिस्ट विजन में हमने क्या देखा था, राइटिस्ट विजन में हमने क्या देखा था? तो जो लेफ्टिस्ट विजन है वो फोकस कर रहा है ऑन पुअर एंड डाउन, जो डाउन बैकवर्ड एरिया है उस पर, मतलब डाउन, क्या लिखा है? डाउन ट्रोडन, डाउन, रुक जाओ एक मिनट। तो जो लेफ्टिस्ट विजन है ना वो फोकस कर रहा है ऑन पुअर एंड डाउन ट्रोडन, मतलब जो लोग गरीब हैं और बैकवर्ड है और पावर्टी लाइन के बिलो है, तो उन लोगों को ये लेफ्टिस्ट विजन रिप्रेजेंट कर रहा है, पुअर की, जिनसे उनका वेलफेयर हो। तो एडवोकेट्स फॉर स्टेट कंट्रोल फॉर रिसोर्सेज, सपोर्ट्स गवर्नमेंट लेड, मतलब गवर्नमेंट वेलफेयर लाएगी। और ये नहीं, ये जो राइटिस्ट विजन, लेफ्टिस्ट विजन है, ये नहीं चाहता कि फ्री कंपटीशन हो, मतलब नो फ्री कंपटीशन। राइटिस्ट विजन पुअर एंड डाउन ट्रोडन, तो ये एडवोकेट्स करता है ऑन स्टेट कंट्रोल, स्टेट कंट्रोल इट फॉर रिसोर्सेज, और सपोर्ट्स गवर्नमेंट वेलफेयर, जो भी गवर्नमेंट वेलफेयर ला रही है ये पुअर लोगों के लिए, पॉवर्टी को हटाने के लिए, तो वो सब। एंड वेल्थ इंडस्ट्रियल एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो लेफ्टिस्ट विजन है वो फोकस कर रहा है ऑन पुअर एंड डाउन ट्रोडन के लिए। और तो
और ये जो एडवोकेट्स करता है फॉर स्टेट गवर्नमेंट, एडवोकेट्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड सपोर्ट्स गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट लीड वेलफेयर एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन। और इसके अंदर कौन आता है, इसके अंदर लेफ्ट में आई थिंक लेफ्ट में कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट पार्टी है ना। और राइटेस्ट वर्जन क्या है, राइटेस्ट वर्जन ये चाहता है, मतलब ये गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है, इसमें ये चाहता है कि फ्री मार्केट रहे, फ्री कंपटीशन हो आसपास। तो देखो फ्री मार्केट एंड कंपटीशन जैसे इसमें लिखा है, तो ये एडवोकेट करता है टू फ्री मार्केट फोर्सेस, ठीक है। और बिलीव क्या करता है, बिलीव स्टेट इंटरफेरेंस हिंडर्स ग्रोथ एंड कॉम्पिटिशन। अगर स्टेट इंटरफेरेंस होगा, स्टेट का इंटरफेरेंस होगा, तो फिर उनका जो ग्रोथ है और जो कंपटीशन है वो नीचे डाउन चला जाएगा या डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट तुम अपने काम से काम रखो, हम अपने काम से काम रखते हैं, ठीक है। तो जो राइटेस्ट विजन में आ रहा है वो बीजेपी, और जो लेफ्टेस्ट विजन में आते हैं वो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी। ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है, यस्टरडे, ठीक है। इंडिया पाथ जो मैंने आपको बताया मिक्स्ड इकोनॉमी, तो देखो इंडिया इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। इंडिया रिजेक्टेड एक्सट्रीम मॉडल्स टू अडॉप्ट अ मिक्स्ड पाथ, मतलब इंडिया ने रिजेक्ट किया, टू मीन्स इंडिया रिजेक्टेड एक्सट्रीम मॉडल्स, मीन्स इंडिया रिजेक्टेड एक्सट्रीम मॉडल टू अडॉप्ट अ मिक्स्ड पाथ। पब्लिक सेक्टर, अब देखो इसने मिक्स्ड पाथ क्यों चुना, पब्लिक सेक्टर स्टेट कंट्रोल्ड हैवी इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर था वो जो स्टेट जो पब्लिक सेक्टर स्टेट था वो कंट्रोल क्या कर रहा था, वो कंट्रोल हैवी इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहा था। प्राइवेट सेक्टर जो एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे है वो लेफ्ट फॉर इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल्स करें, क्योंकि तब के समय में क्या था, तब के समय में जैसे आज के समय पे भी लोग ज़्यादातर डिपेंडेंट है ऑन एग्रीकल्चर, सो वैसे ही तब के समय पे भी प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा डिपेंडेंट था एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसको हमने इंडिविजुअल्स के लिए लेफ्ट आउट कर दी, छोड़ दी। गोल क्या था, अब इन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों चुनी, देखो गोल कंबाइन द एफिशिएंसी ऑफ मार्केट्स विद द इक्विटी ऑफ स्टेट प्लानिंग। वो चाहते थे कि कंबाइन ये जो इफेक्टिव ये मार्केट है ना उसको ये इक्वल हो जाए और हम अच्छे से प्लानिंग के साथ हर चीज़ कर सके, हर चीज़ प्लानिंग के साथ होनी चाहिए, ना कि ऐसे ही जैसे अगर आप हम जैसे मुझे या आप लोगों को कुछ बनना है तो हम उसके लिए प्लानिंग करेंगे, अच्छा तो मुझे इस यहाँ पे जाने के लिए मतलब ये पढ़ना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा, सोशल भी करना नहीं, हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, हाँ और ये चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा, अच्छा तो मतलब मुझे यहाँ पे पहुँचने यहाँ तक पहुँचने में ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसी प्लानिंग उन्होंने भी एक प्लानिंग की, तो क्या है, प्लानिंग कमीशन आई, प्लानिंग कमीशन मार्च 1950 में आई। देखो अब देखो सुनो, ये एक कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन आए थे, कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आया था, और प्लानिंग कमीशन मार्च 1950 में आया, जनवरी मार्च, ठीक है, तो दो अलग अलग है। जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन आया, मार्च 1950 में कौन आया, मार्च 1950 में ये आया प्लानिंग कमीशन आया, ठीक है। तो प्लान देखो, अब बॉम्बे प्लान 1944, अब बॉम्बे प्लान किसे बोल रहे हैं हम वो देखो, हुआ क्या था कि बहुत सारी जो देखो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बिग बिग 4-5 बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो उन्होंने एक बॉम्बे में मीटिंग रखी थी 1944 को बॉम्बे में मीटिंग रखी थी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट ने, ठीक है। तो 1944 में बॉम्बे सॉरी क्या बोला 1944 में बिग इंडस्ट्रियलिस्ट ने मीटिंग रखी थी बॉम्बे में 1944, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे वो प्लान क्या कर रहे थे, देखो इसमें जैसे लिखा है, प्लानिंग वॉज नॉट जस्ट अ सोशलिस्ट ड्रीम, इवन कैपिटलिस्ट वांटेड इट, मतलब प्लानिंग ये नहीं है कि सिर्फ सोशलिस्ट करना है,
कि सिर्फ जिन्होंने सोशलिस्ट को अडॉप्ट किया सिर्फ प्लानिंग वो करेंगे, नहीं। जो प्लानिंग है वो सोशलिस्ट का भी ड्रीम था और कैपिटलिस्ट का भी ड्रीम था, ठीक है। तो जैसे इसमें लिखा है, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट ड्राफ्टेड अ जॉइंट प्रपोजल फॉर अ प्लान्ड इकोनॉमी। तो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट उन्होंने ड्राफ्ट किया अ प्रपोजल फॉर द प्लान्ड इकोनॉमी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बॉम्बे पे मीटिंग रखी, और बॉम्बे में मीटिंग रख के बॉम्बे का जो मीटिंग थी उसका कंक्लूजन ये था कि सोशलिस्ट गवर्नमेंट होनी चाहिए और सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथों में होनी चाहिए। क्योंकि देखो, मैंने आपको जैसे समझाया था, कैपिटलिस्ट में अगर प्राइवेट प्लेयर आएगा तो वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेगा, ठीक है। प्राइवेट प्लेयर आएगा तो फिर वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेगा, पॉवर्टी को हटाने के बारे में नहीं सोचेगा। जिसके पास पैसा है सिर्फ उसकी नीड्स फुलफिल नहीं करेगा, जिसके पास पैसा है, जिसके पास मनी है, वही धनवान राजा, वही रिच होगा। और जो पुअर वर्सेस रिच का जो गैप है वो और बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा क्या करो, इससे अच्छा जो पावर है वो गवर्नमेंट के हाथों में ही कंसंट्रेटेड रहने दो, ठीक है। थोड़ी सी पावर ले सकते हैं, फ्रीडम तो होगी ना ऑब्वियसली, पर जो पावर है वो थोड़ी सी गवर्नमेंट के पास रहने दो, कि परमिशन अगर आपको किसी की चाहिए तो फिर आप गवर्नमेंट से मांग सकते हो। तो उसको बोला द बॉम्बे प्लान, उस चीज़ को बोला द बॉम्बे प्लान। दे वांटेड द स्टेट टू टेक मेजर इनिशिएटिव्स इन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। मैंने जैसे आपको बताया कि ये लोग यही चाहते थे कि स्टेट ज़्यादा इनिशिएटिव ले टू मेक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स, टू रिड्यूस पॉवर्टी, और हर चीज़ को स्टेट संभाले। So this showed a broad consensus that development cannot be left to markets alone। मतलब कि डेवलपमेंट सिर्फ मार्केट अलोन पे छोड़ना नहीं चाहिए, हर लोग डेवलपमेंट करने चाहिए। स्टेट जो अगर देखो, स्टेट होगा तो डेवलपमेंट होगा, सब अगर गवर्नमेंट के हाथों में होगा तब डेवलपमेंट जाके होगा, ठीक है। तब गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी, तब डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट करेगी और डेवलपमेंट करवाएगी हमारे देश में, पॉवर्टी को रिड्यूस करवाएगी और डेवलपमेंट कराएगी, ठीक है। तो ये इसको ही हमने क्या किया, इसको ही हमने बोला बॉम्बे प्लान, जो बॉम्बे में मीटिंग हुई थी 1944 में। वो उसका कंक्लूजन निकला था कि स्टेट के पास ही सारी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब स्टेट के पास सब कैप्चर कर लेना चाहिए। कैप्चर मतलब वो नहीं, देखो स्टेट के पास ही सारी पावर होनी चाहिए, कि जिससे अगर पीपल को परमिशन चाहिए किस चीज़ की तो वो दे सकती है, और अब इनिशिएटिव उठाना चाहिए स्टेट को टू इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्टमेंट की कंट्री को डेवलप बनाना है, पॉवर्टी रिड्यूस करवानी है, और बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स करने हैं, स्टील प्लांट लगाना है, ये करना है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन करना है। तो ये जो सारी डेवलपमेंट है ये सब स्टेट डिसाइड करेगी, ठीक है। डन डन डन, ठीक। तो सिर्फ ये मार्केट पे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, ठीक है, स्टेट को पे। अब ये जो प्लानिंग कमीशन है, तो मैंने आपको बताया था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन इन मार्च 1950। देखो मैं मार्च पे इतना फोर्स इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। फिर पूछोगे कि जो क्या था, जो इलेक्शन कमीशन आया था वो भी 1950 में आया था, और जो प्लानिंग कमीशन आई थी वो भी 1950 में आई थी। तो पहले कौन आया था, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछते हैं, वो कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को। तो अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ भी लिख के आ जाओगे, तो इसलिए मैं मार्च 1950 में फोर्स कर रही हूँ कि प्लानिंग कमीशन मार्च 1950 में आई थी, और जो इलेक्शन कमीशन है वो जनवरी 1950 में आई थी, ठीक है। फिर सेटअप विया अ कैबिनेट रेजोल्यूशन, इन्होंने कैबिनेट रेजोल्यूशन सेटअप किया, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिप्लेस्ड बाय NITI आयोग इन 2015। देखो क्या हुआ, ये प्लानिंग कमीशन जो थी वो रिप्लेस हो गई बाय नीति आयोग इन 2015, ठीक है। अभी ये नीति आयोग भी देखेंगे,
पहले हम प्लानिंग कमीशन पे फोकस करते हैं कि प्लानिंग कमीशन क्यों थी, क्या है, ठीक है, उस पर फोकस करते हैं। तो ठीक है, 1950 से 2015 तक ये 2015 तक ये प्लानिंग कमीशन थी, फिर इसको रिप्लेस कर दिया था नीति आयोग से 2015। तो देखो इसके की फीचर्स क्या है ऑफ इंडियन प्लानिंग, की फीचर्स ऑफ इंडियन प्लानिंग अगर बोलूँ तो 5 ईयर प्लान, ठीक है। बोरोड, देखो जो 5 ईयर प्लान था ना वो बोरोड बाय यूएसएसआर, ये यूएसएसआर से हमने बोरो क्यों किया था, क्योंकि यूएसएसआर की आइडियोलॉजी ही हमने अडॉप्ट की थी। यूएसएसआर की आइडियोलॉजी क्या थी, सोशलिस्ट, तो हमने वही आइडियोलॉजी अडॉप्ट की थी। तो उसने भी क्या किया था, उसने भी ये 5 ईयर प्लान्स बनाए थे, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में। तो वैसे ही उसने जो 5 ईयर्स प्लान बनाए थे उसको ही हमने अडॉप्ट कर लिया। तो borrowed from the USSR to prioritize long term growth targets, कि हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ टारगेट्स को प्रायोरिटाइज कर सकते, ठीक है। और ये जो प्लान था वो हर 5 साल बनता था, 5 साल जो पहले 5 साल के पहले बना एक प्लान, तो जिसमें ये 5 साल में फॉलो होगा। फिर दूसरा प्लान बना, सेकेंड 5 ईयर प्लान बना, फिर थर्ड 5 ईयर प्लान बना, फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान बना, फिर फिफ्थ 5 ईयर प्लान बना, ठीक है। तो इसकी जो डेट्स है ये आपको याद रखनी है। देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब बना था, देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 के बीच में बना था। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 से 1956 पे में बना था, मतलब तब तक था। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था 1956 से 1961, 1956 से 1961 तक था। थर्ड 5 ईयर प्लान जो था 1961 से 1966 तक था, 1961 से 1966 तक था। अब इसके बाद जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान था, वो बाद में था। पहले एक प्लान हॉलीडे थी, प्लान हॉलीडे इसलिए थी क्योंकि यूरोप में ग्रेट, जो हम देखेंगे अभी यूरोप में ग्रेट इसमें ही देखेंगे, यूरोप में ग्रेट डिप्रेशन आ गया था इन 1930s, नहीं हाँ 1930s 1940s तक ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, मतलब बहुत क्राइसिस, यूरोप में बहुत इकोनॉमिक कंडीशन बहुत गंदी थी, बैड था। तो इसलिए हम अब ये प्लान बना लोगे और अगर फॉलो नहीं करोगे तो उस प्लान का मतलब क्या, तो इसलिए आप इसलिए बनाया नहीं, हॉलीडे हो गई, प्लान हॉलीडे, प्लान की छुट्टी हो गई, प्लान नहीं बनाया। तो ये चला 1966 से 1969, 1966 से 1969, ठीक है, 1966 से 1969 प्लान हॉलीडे। फिर जब फोर्थ 5 ईयर प्लान आया, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था, फोर्थ 5 ईयर प्लान वॉज इन 1969 से 1947, सॉरी 1947, सॉरी 1974, 1969 से 1947 तक, 47 क्यों बोल रहे हो, 1970, दिमाग खराब हो गया, ठीक है। तो 1969 से 1974 तक फोर्थ 5 ईयर प्लान था, ठीक है। ये डेट्स याद रखना, ये डेट्स आती हैं कभी कभी एमसीक्यूज में पूछने के लिए, ठीक है। अब आते हैं बजट स्प्लिट। बजट स्प्लिट हमने देखा था डिवाइडेड इनटू 5 इनटू प्लान, 5 ईयर प्रायोरिटाइज, 5 ईयर प्रायोरिटाइज किया था, एंड नॉन प्लान रूटीन आइटम्स। देखो डिवाइडेड, अब जो बजट स्प्लिट था तो डिवाइडेड इनटू प्लान, प्लान में डिवाइड किया था, 5 ईयर प्रायोरिटाइज किया था, 5 साल के लिए रखा था, एंड नॉन प्लान रूटीन आइटम्स, जो भी नॉन प्लान रूटीन आइटम्स थे और जो प्लान जो 5 ईयर के लिए प्रायोरिटाइज था। अब देखो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जो मैंने आपको बताया 1951 से 1956 तक था, उसमें क्या किया इसके न, देखो इसको आर्किटेक्ट किया बाय के.एन. राज, याद रखना के.एन. राज ये एक यंग इकोनॉमिस्ट है, यंग इकोनॉमिस्ट के.एन. राज। फोकस किस पे किया इन्होंने, एग्रीकल्चर पे फोकस किया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि तब के समय पे और अब के समय पे लोग जो है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए इन्होंने ज़्यादातर फोकस किया एग्रीकल्चर सेक्टर, इरिगेशन एंड डैम्स बनाने में। तो मेरे साथ बोलोगे आप, के.एन. राज जो एक यंग इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने फोकस किया ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर और इरिगेशन एंड डैम फॉर्मेशन, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट
in big investment in big projects like भाखरा नानगल डैम, जो हमने देखा ना भाखरा नानगल, हाँ, भाखरा नंगल डैम में जो हमने देखा था ना, तो इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने बिग प्रोजेक्ट्स में लाइक भाखरा नंगल डैम। स्ट्रैटेजी क्या थी? स्ट्रैटेजी ये थी हास्टन स्लोली, अवॉइडिंग रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन टू प्रिवेंट इन्फ्लेशन। मतलब जल्दी 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 इंफ्रा बनाने की वजह से कुछ खराब ना हो जाए, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कर नहीं हो, इस धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन करा, धीरे 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 प्लान बनाकर उसको हर चीज़ को अच्छे से बनाया, जल्दी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं की। तो ये क्या फोकस कर रहे हैं? ये की फोकस ऑन लैंड रिफॉर्म्स फॉर इंडस्ट्री फॉर रूरल जस्टिस। मतलब जो बहुत बड़े बड़े फार्मर्स हैं, जो बड़े बड़े यार हाँ, जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं, ठीक है, तो जब बड़े बड़े फार्मर्स लैंड ओनर्स हैं, तो उनसे जो थोड़ी सी लैंड लेकर दूसरे जो जिस लैंडलेस पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको बेच दी, मतलब उनको दे दी। तो वो ये किस पे फोकस करें? की फोकस ऑन लैंड रिफॉर्म्स फॉर रूरल जस्टिस, जस्टिस होना चाहिए ना, रूरल जस्टिस। अब ये आता है सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान मैंने आपको बताया था 1956 से 1961 तक था। तो ये PS महालानोबिस, तो ये पीबीएस नहीं, PC महालानोबिस ने किया था। ये एक स्टैटिस्टियन थे, ठीक है। तो ये फोकस कर रहे थे हैवी इंडस्ट्रीज एंड पावर पर। ये इतना वो जैसे RN राज जो थे वो फोकस कर रहे थे ऑन एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड डैम। तो ये फोकस कर रहे थे PC महालानोबिस, जिन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956-1961 पे आर्किटेक्ट किया था, बनाया था। वो फोकस कर रहे थे हैवी इंडस्ट्रीज एंड पावर पर। प्रमोशन ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन विया हाई टेरिफ्स ऑन इम्पोर्ट्स, मतलब ये हाई टेरिफ्स लगाने लग गए, जो इम्पोर्ट्स गुड्स आते थे उन पे हाई टेरिफ्स लगाने लग गए, और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। अब वो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करना चाहते, ये बहुत रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे। तो पाथ अक्रॉस स्टील, केमिकल एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स, मतलब जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन था, पाथ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पाथ था अक्रॉस स्टील, केमिकल एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स, ये सब इस पे ध्यान दे रहे थे। दिस मार्क्ड अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट फ्रॉम विलेज टू सिटीज, मतलब ये इस चीज़ ने सेकेंड 5 ईयर प्लान ने 1956-61 में ये इसने ये जो प्लान था, तो दिस मार्केट प्लान, ये जो प्लान था, दिस मार्केट अ स्ट्रक्चरल, ये इसने मार्क किया, दिस मार्क द स्ट्रक्चरल शिफ्ट फ्रॉम, जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट था फ्रॉम विलेज टू सिटी, मतलब लोग विलेज से सिटी जा रहे थे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट था टू विलेज टू सिटी। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो बना था 1956 से 1961 तक। कंपैरिजन फर्स्ट एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट ही आ सकता है। तो देखो फीचर क्या है फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो पहले आप नीचे डेट लिख सकते हो कि डेट हुआ था 1951 से 1956, 1956 से 1961। फिर आप प्राइमरी फोकस लिख सकते हो एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन एंड डैम्स, इसमें आप लिख सकते हो हैवी इंडस्ट्रीज एंड पावर। फिर आते हो आर्किटेक्ट पे, आर्किटेक्ट जिस किसने बनाया, तो RN राज और ये PC महालानोबिस। फिर ग्रोथ स्पीड आप बोल सकते हो कि इन्होंने स्लोली, मतलब हास्टन स्लोली, और इन्होंने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, ये आप लिख सकते हो। फिर और क्या लिख सकते हो? बस हो गया, ठीक है, डन। हाँ, आप ये भी लिख सकते हो, दिस सेकेंड 5 ईयर प्लान मार्क्ड द शिफ्ट फ्रॉम विलेज टू सिटी, और इसमें आप क्या लिख सकते हो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, एग्रीकल्चर सेक्टर, नहीं ठीक है, फिर इतना ही ज़्यादा नहीं लिया, दो मार्क्स का आएगा ज़्यादातर। NITI आयोग, देखो अब ये जो NITI है, द न्यू थिंक टैंक, ठीक है। तो ये जो नीति आयोग है, ये आया था 1 जनवरी 2015 को। कब आया था? 1 जनवरी 2015, ठीक है। तो ये जो प्लानिंग कमीशन जो मार्च 1950 में आई थी, वो 2015 को रिप्लेस हो गई बाय NITI आयोग।
तो 2050 से प्रेजेंट डेट, जो भी अभी प्रेजेंट डेट है, जैसे 24, अभी तक नीति आयोग है, ठीक है, नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग के। अब आप लोग पूछोगे नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में क्या डिफरेंस है, क्यों रिप्लेस हुआ? देखो, ये मोदी मतलब गवर्नमेंट ने किया है। तो ये नीति आयोग जो है, न्यू थिंक टैंक जो है, देखो ये बना था 1 जन 1950, नहीं, सॉरी, ये बना था 1 जन 2015 में, और अभी तक है, प्रेजेंट तक है, ठीक है। तो ये जो है, देखो, जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है, तो प्लानिंग कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी थी, तो वैसे ये भी एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, वैसे ये भी एक एडवाइजरी बॉडी है, कोई है डिफरेंस ऐसा नहीं है। तो ये भी एक प्लानिंग कमीशन वाज आल्सो एन एडवाइजरी बॉडी, और नीति आयोग वाज इज एन एडवाइजरी बॉडी, ठीक है। पर जो नीति आयोग के जो हेड थे प्लानिंग कमीशन के, वो प्राइम मिनिस्टर थे, चेयरपर्सन, और जो नीति आयोग के हेड है पीएम, चेयरपर्सन वो है वही है। अब नीति आयोग में बस इतना डिफरेंट है कि ये जो क्या है, जो प्लानिंग कमीशन था वो सिर्फ सेंटर्ड था, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर काम करती थी। पर जब नीति आयोग रिप्लेस हुआ, जब जो क्या बोलते हैं, प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस बाय नीति आयोग, तब जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक साथ काम करने लग गई, मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों साथ में काम करती है इस नीति आयोग में, प्लान बनाने में, 5 ईयर प्लान्स बनाने में दोनों काम करते हैं, ठीक है। फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। तो स्टेट्स एक्ट एज इक्वल पार्टनर्स, मतलब स्टेट एंड सेंट्रल जो होता है वो इक्वल पार्टनर्स की तरह एक्ट करते हैं, और दोनों सेम मतलब 5 ईयर प्लान बनाते हैं। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में रैंकिंग स्टेट्स टू ड्राइव परफॉर्मेंस, मतलब कंपटीशन होता था, कॉम्पिटिटिव उसमें जो प्लानिंग कमीशन में, तो उसमें ये सब कुछ नहीं था। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर कोई स्टेट है, अगर कोई स्टेट ने कुछ अच्छा काम किया, कि पॉवर्टी को ज़्यादा हटाया या कुछ अच्छा डेवलपमेंट किया, तो उसको प्रेस किया जाता है, उसको परफॉर्मेंस के लिए कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं, कुछ दिया जाता है जिससे वो प्रेस हो। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी यहाँ पे है। तो रैंकिंग या रैंक करते हैं रैंकिंग स्टेट्स टू ड्राइव परफॉर्मेंस, कि जिससे उनका मोटिवेशन और बढ़े, और वो ऐसे डेवलपमेंट्स करते जाए, ठीक है। तो okay, chapter 3 is completed, bro. Now, mission 0 backlog strategy, fixing chapter 1 and 2 for both, ठीक है। तो chapter 1 challenges, ठीक है। तो देखो, chapter 1 challenges of the nation building, who was the first deputy PM of India? ए नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सी अम्बेडकर, या डी आजाद? ये कौन है? तो हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी पीएम ऑफ इंडिया? हु वॉज द डेप्यूटी पीएम ऑफ इंडिया? नाइस, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद वॉज डन बाय वाई? इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद कैसे हुआ था? प्लेबिसाइड से हुआ था, नेगोशिएशन से हुआ था, या पुलिस एक्शन से हुआ था, या वॉर से हुआ था? पुलिस एक्शन से होता है, नाइस। अब फर्स्ट स्टेट क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस, पहला स्टेट जो क्रिएट किया था ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस, ये तो आप सबको पता है, सी, दैट इज आंध्र प्रदेश, ठीक है। देन हाँ, चैप्टर 1 ट्रू फॉल्स एंड फिल अप्स, फिल इन द ब्लैंक्स, क्या हुआ? fill in the blanks. States Reorganization Act passed in 1956. Second, Dash gave trust with destiny speech, Jawaharlal Nehru. True, false? Participation was based on religion,
partition was based on religion. True. Instrument of accession meant joining Pakistan. False. पाकिस्तान को थोड़ी था, इंडिया को ज्वाइन करना था, इंडिया की यूनियन को ज्वाइन करना था. Chapter 1 Subjective Mastery. Explain the 3 fundamental challenges India faced at independence. जो आपको 3 fundamental challenges बताना है. 4 marks में है. Question 2 describe the major consequences of partition of India. मतलब major consequences of partition of India बताना है 6 marks में. ठीक है. अब आता है चैप्टर 2 वन पार्टी डोमिनेंस MCQs. फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर वॉज. पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था. फिर इसके आंसर्स नहीं दूंगी, चैप्टर 1 के दे दिए. ठीक है. फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन स्टेट वॉज. पहली नॉन गवर्नमेंट कांग्रेस स्टेट में कौन सी थी. टीम कांग्रेस सिस्टम वॉज कॉइंड बाय. कांग्रेस सिस्टम जो टीम थी उसको किसने कॉइन किया था, किसने बदला था. इसके आंसर्स नहीं दूंगी मैं. ठीक है. चैप्टर 2 ट्रू फॉल्स एंड फिलअप्स. Fill in the blanks. Congress won dash seats in first general election. स्वतंत्र पार्टी फाउंडेड बाय. स्वतंत्र पार्टी किसने ढूंढी थी. ट्रू और फॉल्स. इंडिया अडॉप्टेड वन पार्टी सिस्टम. ट्रू या फॉल्स. ऑपोजिशन वॉज इग्नोर्ड इनिशियली. ट्रू या फॉल्स. चैप्टर 2 सब्जेक्टिव मास्टरी. वाई वॉज कांग्रेस कॉल्ड एन अम्ब्रेला पार्टी. 4 मार्क्स में है. हाईलाइट फैक्टर्स दैट लेड टू कांग्रेस डोमिनेंस. ये भी 6 मार्क्स में. सॉरी. ठीक है. अब चैप्टर 3 जो हमने अभी पढ़ा प्लान डेवलपमेंट ड्रिल्स. द बॉम्बे प्लान वॉज प्रपोज्ड बाय. नीति आयोग रिप्लेस्ड PC ऑन फोकस ऑफ फर्स्ट FYP मतलब फर्स्ट 5 year plan was. Chapter 3 Subjective Drills. Compare and contrast first and second 5 year plans. 4 marks. Discuss difference between PC and नीति आयोग. मतलब PC मतलब प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग जो उस बीच में डिफरेंस बताना है. तो द मास्टर आंसर की इज दिस. So verification is the first step to ranking score 100 out of 100. Chapter 3 is finally completed. Taliyan, taliyan, taliyan. Okay, masterclass over. Keep learning, keep ranking topper squad. So bye bye guys. Love you all and do this question answers. Okay. So chapter 1 के मैंने बता दिए. चैप्टर 2 चैप्टर 3 और चैप्टर 1 दैट इज एंड ऑफ बाइपोलैरिटी नहीं दिया ना. ठीक है. अगली क्लास में दूंगी. तो bye bye guys. Love you all. Bye bye. Do this question answers. And don't forget to like, share, subscribe my channel. And if you have any doubt, write in the comment below. I will solve it. Okay. So bye bye guys. Bye bye.